जनवरी 1960 कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में भारत का मुकाबला एक शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन टीम से चल रहा था। उस दौर में हम ड्रॉ को ही जीत मानते थे। पहले दिन जब भारत का 7वां विकेट गिरा, युवा एमएल जयसिम्हा क्रीज पर आए। यह भारत सरजमीन पर उनका पहला टेस्ट था। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर जयसिम्हा नाबाद रहे। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बैटिंग जारी रखी, लेकिन जल्द ही भारत की पारी समाप्त हो गई, लेकिन वो नॉट आउट रहे। तीसरे दिन दोपहर को भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। जयसिम्हा को बैटिंग क्रम में ऊपर भेजा गया। पूरे चौथे दिन वो क्रीज पर डटे रहे और पांचवें दिन निचले क्रम के साथ संघर्ष करते हुए भारत को ड्रॉ के तट पर उतार दिया। और इस तरह जयसिम्हा पांचों दिन के खेल में बैटिंग करने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी बने। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट और उससे जुड़े खिलाड़ियों के किस्से कारनामे लेकर फिर हाजिर हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India right into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. हर क्रिकेट टीम में आमतौर पे 2 ओपनर्स, 2 पेसर्स, 2 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर तो होते ही हैं। सबसे अधिक 4 या 5 मध्य क्रम के बल्लेबाज होते हैं। जाहिर है भारतीय क्रिकेट इतिहास में इन मध्य क्रम के बल्लेबाजों की तादाद सबसे ज्यादा रही है। लेकिन हर एक दौर में भारतीय टीम में एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था जिसकी बैटिंग देखकर दर्शक ही नहीं, मैदान में सह खिलाड़ी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी लचीलेपन, उनकी कलात्मक शैली और उनके मनभावन अंदाज के लिए उन्हें सराहा गया हमारे स्टाइलिश स्ट्रोक मेकर्स। पाली उमरीगर की डबल सेंचुरी, Julian to Vishwanath and a magnificent square cut. He's hit that one beautifully. That's a lovely stroke from Rohit Sharma. पॉली उमरिगर का जन्म 1926 में हुआ। उनका बचपन शोलापुर में बीता और फिर वो सहपरिवार बंबई आ गए। वो पारसी थे। पारसियों ने तो लगभग 100 सालों से बंबई क्रिकेट में अपना सिक्का जमाया हुआ था, तो छोटी उम्र से ही पॉली उमरिगर का क्रिकेट खेलना स्वाभाविक था। 18 वर्ष की आयु से पहले ही वो बॉम्बे पेंटेंगुलर प्रतियोगिता में द पारसीज टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 1946 में उन्होंने बंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में प्रवेश किया। पॉली काका को मैंने तो जब भी देखा है तो क्लब गेम में देखा है या रणजी ट्रॉफी में वन और 2 गेम में तो देखा है। लेकिन आज के ज़माने में अगर पॉली काका होते तो आज T20 और वनडे के लिए वो एक अहम बैट्समैन कहलाते, क्योंकि उनकी जो स्टाइल थी, उन्हें पाम ट्री हिटर कहते थे। वो बड़े बड़े ऊंचे शॉट्स मारते थे। ही वॉज द हाईएस्ट सेंचुरी मेकर, 12 सेंचुरीज एट दैट टाइम, जो रिकॉर्ड भी सुनील गावस्कर ने। सो हर एक पहले जो रिकॉर्ड था वो पॉली उमरिगर के नाम पे था। पाली उमरीगर की डबल सेंचुरी। Vijay Manjrekar, Vijay Merchant comes from the very traditional Bombay school of batsmanship. Polly Kaka was different in that sense. He was more cavalier. He was good looking, he was sexy, he was attractive. So if you want to see the real superstar, जो पटाउडी का वो ग्लास पहन के पिक्चर है, that is Polly Kaka before that. 1951-52 में नाइजल हावर्ड की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम भारत आई। पहले 3 टेस्ट ड्रॉ हुए। चौथा टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 5वां टेस्ट मद्रास में शुरू हुआ। इस श्रृंखला के तुरंत बाद भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया और पॉली उमरिगर से बहुत उम्मीदें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वो फास्ट बॉलिंग से डरते थे, फास्ट बॉलिंग से भाग गए। 1952 में जब ये ट्रूमन के सामने वो खेले इन इंग्लैंड में,
तो कुछ लोगों ने ऐसा लिखा भी था कि वो स्क्वायर लेग की तरफ जाते थे। मैंने ये सवाल खुद पॉली उम्रीगर को पूछा है और पॉली उम्रीगर ने मुझे कहा है यस आई हैड दैट टैग ऑन मी, बट उन्होंने कहा कि उस वक्त इंग्लैंड में साइड स्क्रीन भी नहीं होते थे। जब हम काउंटी मैचेस खेलते थे तो साइड स्क्रीन भी नहीं होते थे, बॉल साइड करना भी मुश्किल होता था। लेकिन वही पॉली उम्रीगर वेस्ट इंडीज़ में जब वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को खेलते थे तो बहुत सारे रन्स बनाते थे। वेस्ट इंडीज दौरे पर पॉली उम्रीगर ने 5 टेस्ट में 560 रन बनाए और इसके बाद उनकी तेज गेंदबाजी खेलने की समस्या का कभी जिक्र नहीं हुआ। पोर्ट ऑफ स्पेन में वो छक्के के साथ शतक पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्रेमी उनके अंदाज पर फिदा थे और उन्होंने पॉली उम्रीगर को नाम दिया पाम ट्री हिटर। अगले कुछ साल उनका अच्छा प्रदर्शन बरकरार रहा। 1955 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि वो अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के अभी तक कप्तान नहीं बने थे। पॉली उम्रीगर भी एक बहुत बढ़िया कैप्टन थे और अच्छी तरह से नॉलेजेबल थे, अच्छी तरह से थिंकर थे। कैप्टनसी को एक थिंकिंग करना बहुत जरूरी होती है। 1958-59 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली जा रही श्रृंखला के दौरान पॉली उम्रीगर और बीसीसीआई अध्यक्ष के बीच चयन को लेकर मतभेद हो गया। पॉली उम्रीगर ने भारत की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद भारत का नेतृत्व कभी नहीं किया। लेकिन बंबई की टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन्हें पसंद थी। खुद के सराहनीय प्रदर्शन द्वारा उन्होंने टीम को खूब प्रोत्साहित किया। उनको कुछ ना कुछ करना होता था। चलो रन्स नहीं हुए तो कम से कम विकेट्स ले लो, तो वो बॉल ले लेते थे। ही यूज्ड टू बी कैप्टन, तो वो बॉल ले लेते थे और बॉल लेने के बाद वो खुद न्यू बॉल से बॉल डालते थे। बाद में फिर वो ऑफ स्पिन भी डालते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 विकेट लेने की कोशिश करते थे। सो ही वांटेड टू गेट इन्वॉल्व इन द गेम। वो जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, वो अलग थी। Nothing can stop the collapse. The services are all out for 150 runs, Bombay winning by an innings and 38 runs. और एक बात मैं बताऊं आपको उनके बारे में जो मुझे बालू गुप्ते ने हमेशा बताई है कि बम्बई उस वक्त उस जमाने में हमेशा जीतते थे, लेकिन लास्ट बॉल बोल होके मैच जीतने के पहले अगर किसी ने अपने व्हाइट्स निकाले, सफेद कपड़े अपने उतारे या शूज उतारे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। पॉली उम्रीगर के कई और पहलू हैं जिनका कम जिक्र होता है, जैसे कि उनकी गेंदबाजी। वेस्ट इंडीज में एक ही टेस्ट में शतक और पारी में 5 विकेट लेने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उनकी फील्डिंग भी उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन थी। I've seen Polikaka play club cricket. Nothing went past him. You know, for a big man, he was tremendously agile. उनके जो hands थे, it was like natural wicket-keeper gloves. In any position, he could field well. But slip में he was absolutely great. As a slip catcher, this whole tradition, the Azharuddin tradition, the current tradition of fielding that India specializes in, you can actually trace back to Pawly Umbriger. So anecdotally, the father of Indian fielding, अगर आप किसी को कहना चाहते हो, so that has to be Pawly Umbriger. And he was the first person in Indian cricket who practiced fielding in his hotel room. वो रात को सो के fielding practice करते थे. And Polikaka had this great habit about smelling the ball. He thought that the ball smelled wonderful. Every time you gave a ball to Polikaka, the first thing he would do, you smell the ball. And we used to just jokingly give him the ball just to see the reaction. रिटायर होने के बाद पॉली उम्रीगर पॉली काका बन गए। बॉम्बे क्रिकेट जगत में वो सलाहकार थे, अगली पीढ़ी के मेंटर थे। बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम के वो मैनेजर या कोच भी बने। I remember he was our manager in a place called Nanded. We were playing Maharashtra. So there was a program in Nanded. So I was alone. So I asked Polikaka. I said, Polikaka, why don't you come with me? I said, it's a great program. So chal dikra, chal apne jaiye, you know, the typical Babaji. So Polikaka and I go to this program. And as you know, Hindustani classic, you know, they take time to sort of warm up and, you know, one sort of verse is played in different tunes all over again. So Polikaka says to me within 10 minutes, he says, has he forgotten? Because he's repeated this line about 20 times. So that sort of cracked me up, you know. That was the end of my performance.
और इतने जेंटलमैन थे कि उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे। तो ये खूबियाँ होती है इंसान की, कुछ सिफतें होती है, बहुत कम लोगों में होती है, जो उनमें थी। जितना बड़ा दर्जा बॉम्बे क्रिकेट में पॉली उमरिगर का है, शायद उससे भी बड़ा दर्जा हैदराबाद की क्रिकेट में एमएल जयसिम्हा का रहा। जयसिम्हा ने 15 साल की उम्र में ही हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू कर दिया था और 20 वर्ष की उम्र में वो भारतीय टीम में शामिल हो गए। He made his debut for Hyderabad when he was 15, his first Ranji Trophy game. And my uncle had said, if you get 100, I'll give you a motorcycle. He got 96, so he didn't get it. शुरू से ही एक किस्म का वो इम्प्रेशन देते थे कि भाई इसमें वो फ्यूचर इंडिया प्लेयर बनने का मादा है। बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बहुत स्ट्रोक प्लेयर थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन उनकी बैटिंग में इतनी टेक्निक इतनी अच्छी थी कि वो ओपन भी कई बार उन्होंने किया और काफ़ी रन बनाए। विजय मांजरेकर, पॉली उमरिगर, चंदू बोर्डे और टाइगर पटौडी जैसे खिलाड़ी पहले से ही भारत के मध्य क्रम में मौजूद थे। तो एमएल जयसिम्हा ने ओपनिंग करना शुरू किया और अपने करियर के पहले दौर में वो नियमित रूप से सलामी बल्लेबाजी ही करते रहे। He was a middle order batsman. I think a lot like Lakshman. The only way he could play for India was if he opened. That's what he said to me, and he said I made that move because I wanted to play for the country. अगर उसके दिमाग में आ जाए कि यहाँ कुछ करना है, he would do it. 1960 के पूरे दशक में एमएल जयसिम्हा हैदराबाद और साउथ जोन दोनों टीमों के कप्तान थे, लेकिन भारतीय टीम की ओर से उनका प्रदर्शन कुछ ऊपर नीचे रहा। 1967 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहा था तो जयसिम्हा का चयन नहीं हुआ, लेकिन दौरे के बीच में उन्हें अचानक टीम में बुलाया गया और वो भी घायल हुए एक बॉलर के स्थान पर। I think he was very upset about when he was dropped for the Australian tour, and he gave away all his cricketing stuff. He gave it away, so everything, his bat, his equipment, everything. He had nothing. And when he got that recall in the second test, he borrowed from all the Hyderabad cricketers and assembled a kit and went to Australia. आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, कल टेस्ट मैच था, नो जेट लैग, कुछ नहीं। दूसरे दिन गए बैटिंग, तो उनको वो टाइम पे वैसे नहीं कि ओ मैं गया हूँ 2 दिन आराम करूँ फिट हो जाऊँ फिर खेलूँ, नहीं। ही वॉज स्पॉन्टेनियस एंड एट द मोमेंट प्लेयर। He got 100 and 101 and 74 in those 2 innings in that test match. When he stayed with Tiger in that room, and I think he said they slept at 4 in the morning. So he says he didn't remember anything. We just went and batted. जयसिम्हा की वापसी उल्लेखनीय थी। पहली पारी में उन्होंने निचले क्रम के साथ बैटिंग करते हुए सर्वाधिक 74 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत के पास जीतने के लिए 395 रनों का लक्ष्य था। भारत की बैटिंग लड़खड़ाई। जयसिम्हा ने फिर से निचले क्रम के साथ बैटिंग की और हैरत अंगेज तरीके से वो भारत को जीत के करीब ले गए, लेकिन जब केवल 40 रन बनाने बाकी थे, वो भी आउट हो गए और भारत की पारी सिमट गई। उसका बैट जो बिल्कुल बल्ला जो सीधा आता था, बहुत कम प्लेयरों को देखा। इनफैक्ट जैक फिंगल्टन जब इन्होंने ब्रिस्बेन में 100 बनाए, इसको डिस्क्राइब किया था, हिज बैट कम्स डाउन लाइक अ पेंडुलम। अगले 4-5 साल जयसिम्हा टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। 1971 में जब वो वेस्ट इंडीज गए तो वो टीम में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें रन बनाने में मुश्किल हो रही थी और तीसरे टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कप्तान वाडेकर से अनुरोध किया कि उन्हें टीम में शामिल न किया जाए। लेकिन
उनकी प्रस्तावित रणनीति, उनके तजुर्बे और उनकी होशियारी का लाभ टीम को मिलता गया और हमने पहली बार वेस्ट इंडीज को हराया। 71 टूर पे तो ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। दो ही वाज नॉट इन द 11, ही वाज गाइडिंग अजीत ऑल द वे, particularly the test which we won. That I heard so about when I think Ajit Wadekar was captain, and he took the ball from whoever was with Ajit Wadekar and threw it to Salim Durrani, and he got 3 wickets. He would have been a number 1 captain of India, if I personally think, a princely captain. Yes, probably unfortunate not to lead India. ये मैं समझता हूँ उन दिनों में जो भी क्रिकेटर्स जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई shrewd cricket brain and this and that, probably the reason would be कि they were very great learners as well as readers. तो उनको पता था इसका हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने के बदले, या बैट ऐसी जा रही है, या रिस्ट ठीक से नहीं आ रही है. तो he was a terrific analysis man of the game. So all the players used to go to him for advice. Flamboyant, colorful, graceful also, and a genius. Right now, the goodwill that his name generates and the energy that it generates even today, I find it fascinating. I mean, it's not only to do with cricket, it's to do with people from every walk of life. It's always something, I think, magical about that team that I have. So it's amazing. उन्नीस में एमएल जयसिम्हा गुजर गए, मगर आज भी जब भारत के सबसे स्टाइलिश खिलाड़ियों का जिक्र होता है तो उन्हें जरूर याद किया जाता है। गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे चहीते क्रिकेटर्स में से एक हैं, चाहे वो उनके जादुई स्ट्रोक प्ले की वजह से या फिर उनके सौम्य और मधुर शख्सियत की वजह से। जिसने भी उन्हें खेलते हुए देखा है या उनसे मिला है, सबके वो लाडले हैं। विश्वनाथ की भी एक अपनी अदा थी, एक खेलने का तरीका था, एक टेक्निक थी। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि जी.आर. विश्वनाथ ही इंडिया की, हालांकि सुनील वगैरह ये सब थे बेस्ट प्लेयर है, अपने अपने टाइम पे सब अपनी अपनी अच्छी इनिंग्स खेल लेते, ये कर लेते। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ये डर के ये ज़रूर कह दूंगा कि मेरे फेवरेट विश्वनाथ ही थे। Vishy was one of a kind. He was tiny, diminutive, 5 foot 4 inches, and he was a powerhouse. I mean, the kind of strokes he pulled off, you could not imagine a man of that size with such strength that he combined wrist work with power. He's on a bit of, on a quieter side, कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं when he is in the middle and he talks, with the cricket bat. Gibbs to Vishwanath. उन्नीस 75 में वेस्ट इंडीज ने भारत में 5 टेस्ट मैच खेले। बेंगलोर और दिल्ली में भारत पहले 2 टेस्ट हार गया। विश्वनाथ ने दोनों ही मैचों में आकर्षक बल्लेबाजी की, मगर 20-30 रन ही बना पाए। फिर उन्होंने लंबी पारी खेलने का निर्णय किया। कलकत्ता टेस्ट में उन्होंने 52 और 139 रन बनाए और भारत ने ये टेस्ट मैच जीता। फिर चेन्नई में उन्होंने एक ऐसी शानदार पारी खेली, हालांकि उन्होंने इस पारी में 100 रन भी नहीं बनाए। विजडन ने इसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में गिना। मद्रास 96 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ब्रिलियंट। वैसी इनिंग्स विशी ने मैं नहीं समझता हूँ कभी अपनी लाइफ में खेली। The end comes when Chandrasekhar is caught by Lloyd off Roberts for 1, leaving Vishwanath unbeaten with a magnificent 97.
और ऐसी क्राइसिस में ऐसे टाइम पे बनाते थे कि जब इंडिया को ज़रूरत पड़ती थी। ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर। विश्वनाथ की कलात्मक बैटिंग की वजह से हमें एक और यादगार जीत मिली। श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। मुंबई में खेले गए अंतिम टेस्ट में भी उन्होंने यादगार 95 रन बनाए, लेकिन बदकिस्मती से भारत मैच हार गया। मैं आज तक किसी खिलाड़ी चाहे किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, I have not seen such a square cut. Square cut of his was like a bullet. I mean, the fastest bowlers would come charging in and within seconds they'd be sent to the fence. विशु कभी भी he didn't like to hook the ball, but whenever he hooked the ball was out of the ground. So to watch Vishwanath was a delight for the connoisseur. He was a sparkling stroke player, and whether it was pace or spin, when he was in form, he was one of the finest sights in Indian cricket. Vishwanath was a very reliable batsman, one of the finest artists of the bat, you know. क्योंकि एक बार अगर वो सेटल हो गया तो आपको उसको देखने को मजा है कि वो भी खराब बॉल छोड़ता नहीं था कभी। One such inning he played against Pakistan, you know, at Firozshah Kotla, and we lost, you know, a couple of early wickets, and then the way he went in, and right from the first ball, you know, कि ऐसा लग रहा था कि he is batting on 100. He must be seeing the ball like a football. You know, first ball of a Sarfraz Nawaz, just, you know, the late cut, 4 runs, square cut, 4 runs, flicking. So this was his landmarks. I mean, very special shots, you know, and only G.R. Vishwanath can play those shots. I mean, everybody can't. विश्वनाथ के स्क्वायर कट्स और लेट कट्स इतने मशहूर हो गए थे कि विरोधी कप्तान उन्हें रोकने के लिए स्लिप, गली, पॉइंट के स्थान पर कभी कभार 5 या 6 फील्डर भी रखते थे। लेकिन विश्वनाथ ने बार बार ये चुनौती स्वीकार की और छोटे से छोटे गैप में से भी गेंद निकालने में वो कामयाब रहते। He had an amazing sense of space. You know, his square cutting was just frustrating because he would find gaps where, you know, people didn't think there were any. It's Julian to Vishwanath and a magnificent square cut. Once the ball is in line with the stump, he's gone forward looking at the bowler and the ball and then thump. That's the late cut. And so परेशान, स्लिप वाले भी परेशान, किधर उन्हें सामने जा रहा है ऐसा, फिर यहाँ पे बैट लेके late cut. Barrett flights this one to Vishwanath, and Vishwanath daintily cuts it. फरवरी 1980 में बीसीसीआई की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का एक मैच रखा गया। इस मैच में विश्वनाथ हमारे कप्तान थे। भारत ने पहली पारी में 242 रन बनाए और फिर इंग्लैंड की टीम को संकट में डाल दिया। तब कपिल देव की एक गेंद बॉब टेलर के बल्ले को हल्के से छूती हुई सैयद किरमानी के दस्तानों में पहुंच गई और अंपायर ने अपील का समर्थन देते हुए टेलर को आउट करार दिया। And they were in a bad position at that stage. Ian Botham was at the other end. Bob Taylor caught behind and हनुमंत राव आउट दे दिया उसको और ये खड़े रह के यूं किया। Then Vishy looked at हनुमंत राव अंपायर, तो कनाडा में हनुमंत राव विशी को बोलता है कि भाई अगर तुम नॉट आउट समझ रहे हैं तो बोलो, मैं उसको वापस बुला लेता हूँ। विश्वनाथ ने फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सर्वश्रेष्ठ नमूना पेश किया। उन्होंने बॉब टेलर को दोबारा बैटिंग करने की इजाजत दी और 5 विकेट के नुकसान पर 85 के स्कोर पर खेल पुनः आरंभ हुआ। I mean, Vishy is known for that, being so gentle in calling back a batsman. He was dedicated to this game. Calm, quiet man. I've never seen him frowning at anybody. नाराज हो जाना, मुंह मचोड़ देना, आउट हो गए तो सर झुका के पेविलियन में आ जाना। और बिल्कुल सीधा साधा आदमी, अपने में रहता, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, कुछ नहीं, खेलेगा,
आप बात करोगे तो आपको जवाब देगा, वरना कुछ नहीं. बिल्कुल सिंपल सा. विश्वनाथ से पहले टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाला कोई भी भारतीय बल्लेबाज दूसरा शतक नहीं बना पाया था. विश्वनाथ ने ही ये मनहूस सिलसिला तोड़ा. 1980 के दशक में एक ऐसे स्टाइलिश बल्लेबाज आए जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया और अगले 2 टेस्ट मैचों में 2 और. जिस दिन वो मूड में होते थे तो दुनिया का कोई गेंदबाज उन्हें काबू में नहीं रख सकता था. जिस लचक से उनकी कलाई घूमती थी, लगता था कि हाथ में बल्ला नहीं, जादू की छड़ी है. हैदराबाद में पले बढ़े वो एक सीधे साधे से लड़के थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आना और जाना दोनों ही धमाकेदार था. उनका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन. एक बार बॉम्बे में मैंने राज से पूछा, राज मेरे को समर कैंप के लिए कोच चाहिए यार, किसी को सजेस्ट कर. तो उसने बॉम्बे के वसंत अमलाडी को सजेस्ट किया. समर कैंप शुरू हुआ, अजहर भी था उसमें. 2 या 3 दिन के बाद वसंत अमलाडी मेरे पास आके बोलने लगे, सर ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर. मैं क्या करूं? मैं कहा भाई he is under you, he is your ward, you do whatever you want. And he started sort of giving him longer sessions as a batsman than a bowler. So then he started completely changing. उसमें ये हुआ कि पावर आने लगा और जो है ना बड़े शॉट्स मारने लगा. सडनली जो है ना एकदम से जो है चेंज ओवर आ गया बैटिंग में. Well, Azhar was magical. He can score 100 in 10 overs if he really makes up his mind. I think he's done that in the Ranji Trophy. We were playing Visi Trophy in Mohanagar once, and Manoj Prabhakar and Rajinder Ghai were bowling, and Manoj would be swinging the ball like I'd never played swing bowling in my life before because Hyderabad was a minus swing and we were all struggling. And Azhar got 140 and 110 or something. He'd be hitting the ball all over the place. It was fascinating to watch him bat. It was just instinctive. I mean, he just played like that. अक्टूबर 1984 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई थी. उनका एक प्रैक्टिस मैच भारत की अंडर 25 टीम के साथ रखा गया. इस टीम का नेतृत्व रवि शास्त्री कर रहे थे जो एक जाने माने खिलाड़ी बन चुके थे. अजहर मैच खेलने वाले थे जब उनको एक बुरी खबर मिली. जब वो वहाँ पर उस मैच में खेल रहे थे तब उन्हें खबर मिली कि उनके दादा का इंतकाल हो गया है. एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडफादर. तो उनका इमीडिएट रिएक्शन नेचुरली यही था कि मैं वापस जा रहा हूँ हैदराबाद. और उन्होंने बात की शास्त्री से. शास्त्री वॉज द कैप्टन. हालांकि वो खुद भी 24-25 साल का था तब रवि शास्त्री ने. तो उसने बोला देखो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टूर उनका शुरू हो गया है, ये मौका है सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए. और आपके ग्रैंडफादर चाहते क्या थे कि यही कि आप अच्छे क्रिकेटर बने और इंडिया के लिए खेले. तो यहाँ पे आपका मौका है. अगर यहाँ पे आप अगर रन्स बनाते हैं तो यू कैन जंप इनटू द नेशनल रेकनिंग. और ऐसे ही हुआ. अजहर ने शानदार शतक बना के चयनकर्ताओं के मन में अपना नाम दर्ज कर दिया. जब भारत श्रृंखला का दूसरा टेस्ट हारा, संदीप पाटिल को ड्रॉप कर दिया गया, तभी अजहर ने हैदराबाद के लिए एक और शतक बनाकर इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे टेस्ट के लिए अपना चयन पक्का कर लिया. उसको तो खिला नहीं रहे थे, ईमान से पहला टेस्ट नहीं खिला रहे थे. नहीं, कलकत्ते में नहीं. कलकत्ता इज नॉट अ गुड सेंटर, यू नो, फॉर पीपल टू मेक डेब्यू. आई सेड हाउ डू यू से दैट आई मेड माय डेब्यू हियर. एक नहीं, 2 नहीं, 3 सैकड़े इकट्ठे मारे उसने इन अ रो. तो ही बिकेम अ डेमीगॉड फॉर एवरीबॉडी कि हाउ कैन समबडी आते ही 300 लगा दिए किसी ने. एक नया फ्लेवर, एक नया स्वाद लेके आया उन्होंने बल्लेबाजी में. ऑफसाइड का बॉल फ्लिक करना, यू नो, ऑन द बैक फुट बैलेंस लेके थ्रो कवर्स मारना, टाइमिंग, एंड ही वाज अ गुड कटर ऑफ द बॉल. So Azhar was God's gift to Indian cricket, honestly. And he came as a avatar. He came as
fresh blood to the Indian team. And he was magnificent. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अजहर का अच्छा प्रदर्शन बरकरार रहा, हालांकि धीरे धीरे ये बात सामने आई कि तेज गेंदबाजी और बाउंस से उन्हें दिक्कत महसूस होती है। लेकिन ऐसे भी कई अवसर आए जब उन्होंने दिखाया कि वो किसी भी तरह की बॉलिंग खेल सकते थे। गेंद आप कहीं भी डाल लें, वो लेग साइड में मनचाही जगह पर उसे बाउंड्री की ओर भेज सकते थे। उनकी बेहतरीन पारियां जवाबी आक्रमण में आईं और उनमें एक साथ धुआंधार और कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिली। पहले 3-4 साल वो एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे। उनका स्टाइल, जैसे कि बाद में भी रहा, एक ऑन साइड रिस्टी स्टाइल था, पर उनकी जो रफ्तार थी वो एक डिफेंसिव रफ्तार थी। फिर अचानक बीच में वो बेइंतहा अटैकिंग बैट्समैन बन गए। Azhar's best innings would have been at Lord's in 1990. Now in that test match, Graham Gooch scored 333. और मैच एक तरह से हारा हुआ था। पर जैसे कि हिंदुस्तानी फैन यूज्ड टू हैं, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जो सेंचुरी मारी जवाब में अजहरुद्दीन ने देख के दिल खुश हो गया। और इंग्लिश क्राउड एक्चुअली कंप्लीटली वर बोल्ड ओवर बाय द वे ही गॉट हिज रन्स, क्योंकि इंग्लैंड बैट्समैन तो उनको सिखाया जाता है कि ऑफ स्टंप का बॉल होगा तो यहाँ पर ऐसे सीधे बैट से खेलो, इधर का बॉल होगा तो ऐसे खेलो, से एवरीथिंग इज टॉट। एंड देन अजहर आता है और ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल स्क्वायर लेग की तरफ 4 मारता है, तो वो एकदम वो लोग हैरान हो गए। Azhar's stroke play was something which is, still we consider it to be among the most beautiful and most aesthetic style of batting which the world of cricket has ever seen. जब तक अजहर का करियर खत्म हुआ, एक और हैदराबादी खिलाड़ी अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल और कलात्मक खेल का प्रदर्शन करके भारतीय टीम में जगह बना चुका था। वंगी पूरप्पू वेंकटसाई लक्ष्मण 1994 में भारत की अंडर 19 टीम में खेलते हुए पहली बार खेल प्रेमियों की नजर में आए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और संकेत दे दिया कि आगे जाके वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की नाक में दम करते रहेंगे। भारतीय टीम में अजहर, सचिन, सौरव गंगुली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के होते हुए मध्यम क्रम में वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने खेलना शुरू किया और नए मिलेनियम के पहले मैच में ही उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण हैं। Azhar's, leg glances were a thing of beauty. You can never replicate that kind of batsmanship, or so we thought, until 10 years later came VVS Lakshman. And it's no coincidence that they both came from Hyderabad. He was a treat to watch. आप ग्राउंड में भी खड़े हैं और VVS अगर स्ट्रोक लगा रहे हैं, शायद आपको लगता था ये स्ट्रोक बाउंड्री तक नहीं जाएगा, पर जो टाइमिंग होती थी उस स्ट्रोक की, वो एक स्पेशल चीज़ थी। और मुझे लगता है कि दैट मेड हिम क्लास अपार्ट। मतलब द एफर्टलेस स्टाइल, जिस कंट्रोल से खेलते थे, जो रिस्क का इस्तेमाल करते थे, जो कलाई का उपयोग करते थे, वो एक अलग चीज़ थी VVS लक्ष्मण में। 2001 में स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई। वो लगातार 15 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। मुंबई में उन्होंने 16वां मैच भी जीता। अब विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए उनकी निगाहें लगातार 17वीं जीत पर जमी थीं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर भी वो पूरी तरह हावी रहे, भारत को फॉलो ऑन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लक्ष्मण फिर एक बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए आफत बने। हुआ ये कि जब पहली इनिंग्स चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल से 400 रन बनाए थे और हमने अपनी पहली इनिंग में मेरे ख्याल से 150 रन या ऐसे कुछ बनाया था। मुझे यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाना था, तो मैं एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो ले गया था। तो मैंने लेक्चर ख़त्म किया और झट से मैं अपने ऑफिस में गया और मैंने ऑन किया, तो सुना कि लक्ष्मण 50 रन पे मेरे ख्याल से नॉट आउट रहे थे, पर बाकी टीम खत्म हो चुकी थी। 2-2.5 दिन टेस्ट मैच किया, लग रहा था कोई चांस ही नहीं है, और वो 3 टेस्ट मैच सीरीज था। सो इफ वी हैड लॉस्ट दैट टेस्ट मैच, हमारे लिए सीरीज खत्म था। कुछ काम नहीं कर रहा था और उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की,
वीवीएस लक्ष्मण जिन्होंने 50 बनाई, उनको नंबर 3 पर भेजा। वापस जब मैं घर की ओर निकला, ये 2-3 विकेटें गिर गई और लक्ष्मण को भेज दिया गया 1 डाउन पे। और मेरी गाड़ी में ट्रांजिस्टर नहीं था, अलग से ट्रांजिस्टर था। तो आप जानते हैं कि जब अलग से ट्रांजिस्टर होता है वो अर्थ नहीं होता, तो जब गाड़ी चलती है वो खट 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 वो आवाज़ आती है। फिर भी मैं चला के सुन रहा था और जब मैं घर पहुंचा, मैं अपने सोफा से उठा नहीं जब तक वो दोनों दिन की इनिंग्स खत्म नहीं हो चुकी थी। आदमी ऐसा था कि जो जहां बैठा था वहीं बैठा था। एंड लक्ष्मण और द्रविड़ जब बैटिंग कर रहा था, जस्ट एक दिन पूरा उसके बाद गया, हम लोग सोचा ठीक है आज चला गया, अगला दिन क्या होगा। अरे साहब, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। ये तो स्कूल की नॉवेल्स में आप पढ़ते हैं कि आपके 2 हीरो उतरे और पूरे दिन वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ खेलते रहे और एक भी विकेट नहीं गिरी। दिस इज अनरियल, ये हो नहीं सकता है। इतना बड़ा पार्टनरशिप अगेंस्ट एन अटैक लाइक दैट। क्योंकि पूरे दिन आप बॉलिंग अटैक को देखिए, मगरा, गिलेस्पी, वॉन, 6 घंटे 3 सेशन, एक विकेट नहीं गिरी। तब लग रहा था कि टेस्ट मैच शायद बच गया, ये नहीं लग रहा था कि जीतेंगे। चौथे दिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने उनको पोजीशन दिलाई। 5वें दिन हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग ने इंडिया को वो जीत दिलाई। वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में काफी तेजी से रन बनाते थे। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए अनेक मैच बचाए और कईयों में जीत दर्ज की। लेकिन सचिन, सहवाग, युवराज, गंगुली और द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के दौर में उन्हें बहुत कम एक दिवसीय मैच खेलने का अवसर मिला। वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। उनकी बैटिंग और उनके स्वभाव की वजह से ढेरों खेल प्रेमी उनके वफादार फैंस हैं। नए मिलेनियम में बल्लेबाजी में कलात्मकता का कम, ताकत का इस्तेमाल ज्यादा दिखता है। सभी क्रिकेटर्स अपनी फिजिक बनाने में और मसल्स टोन करने में घंटों मेहनत करते हैं। छक्के मारने की क्षमता अब खेल की मांग है। आजकल भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं रोहित शर्मा, लेकिन वो अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बेहतरीन टाइमिंग से, बड़े आराम से गेंद को मानो प्यार से फुसलाते हुए सीमा रेखा के पार भेजते हैं। रोहित शर्मा की बात तो 2006 से शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे कि तेंदुलकर के बाद अगला जो बल्लेबाज है वो है रोहित शर्मा। बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है और मुझे लगता है कि वो जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनको अगर आप सिर्फ देखें तो ऐसा लगता है क्रिकेट कितनी आसान है, बल्लेबाजी कितनी आसान है, इतनी सिंपल है। वो उसी फ्लो में डिफेंस भी कर लेंगे, चौका ही मार देंगे, एफर्टलेस खेलते हैं। बहुत स्वीट टाइमर है क्रिकेट बॉल के। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अच्छी शुरुआत की। 2007 में वो भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत में बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन उनकी जितनी ही सुहानी पारियां होती थी, उतनी ही बार उन्होंने लापरवाही से अपना विकेट खोया। वो टीम में अपना स्थान बरकरार नहीं रख पाए। 2011 में उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और टेस्ट्स में भी उस समय तक उन्हें मौका नहीं मिला था। रोहित शर्मा अब तक मेरे हिसाब से एक कहीं ना कहीं एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। जितना टैलेंट उनमें है उस पे वो कंसिस्टेंटली अपना टैलेंट को जस्टिस नहीं दे पाते। 200 रन 250 रन बना देते हैं एक मैच के अंदर और अगले 4 मैच ऐसे ऑर्डिनरी तरीके से आउट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार आपने विकेट क्यों फेंक दी अपनी, या ऐसे हल्के तरीके से क्यों आउट हो गए। 2013 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान बने और नई जिम्मेदारी के साथ उनका करियर भी पलट गया। मुंबई इंडियंस ने उस साल IPL ट्रॉफी जीत ली। रोहित को बल्लेबाजी ओपन करने की जिम्मेदारी मिली। साल के अंत होने से पहले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बैंगलोर में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया और अपने पहले 2 टेस्ट में 2 शतक मारे।
2014 में रोहित ने एक दिवसीय मैचों में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, 2 बार डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अब जब वो वनडे क्रिकेट में ओपन करने लगे हैं तो आपको दिख रहा है कि वो नेचुरली सूटेड है लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के लिए, और वो कितने आसानी से खेल पाते हैं अपने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। वो ऐसा प्लेयर है कि जो वनडे क्रिकेट में 2 बार 200 रन किया है, तो उसके पास टैलेंट तो जरूरी होगा। रोहित शर्मा नेचुरली टैलेंटेड है, नेचुरल फ्लो है उनमें वो खड़ूसपन नहीं है जो एक रेगुलर मुंबई बल्लेबाज में, वो एक स्ट्रोक प्लेयर है। रोहित शर्मा एक्चुअली बहुत ही एक एनिग्मा है। आई कैन easily say at this stage that when it comes to just stroke play, only stroke play, is one of the best batsmen in the world. पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बैटिंग एट द टेस्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल इज मोर देन जस्ट स्ट्रोक प्ले। बट अगर उसको थोड़ा सा एक लॉन्गर रोप मिलता है, आई थिंक इट डिजर्व्स इट प्योरली बिकॉज उसके पास जो है वो बहुत रेयर है। ये जो स्ट्रोक प्ले की गिफ्ट है, ये बहुत कम लोगों के पास होती है। एंड आई थिंक इफ वी हैव समबडी लाइक दैट, थोड़ा सा उसको और जरा पुश करना चाहिए। जिन बल्लेबाजों के बारे में हमने आज बात की, उन्हें शायद उनके दौर में टीम का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ना माना गया हो, लेकिन उनका अंदाज और उनकी प्रतिभा देखकर उनके सहखिलाड़ी और प्रतिद्वंदी भी उनके प्रशंसक बन जाते थे। उनकी कलात्मकता अद्वितीय रही। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.